नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। आज पॉलिटिकल पावर सेंटर में कोई शख्स न्यूज मेकर नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की वो कुर्सी है जिस पर सस्पेंस लगातार गहराता ही जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ने पर्यवेक्षक तय कर दिए। लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, यह अभी पर्दे के पीछे है। क्या कुछ चल रहा है पर्दे के पीछे, पूरी खबर आज जानेंगे। और इस खबर से जुड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। बीजेपी गृह मंत्रालय पर अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसे में एकनाथ शिंदे की तरफ से जो दबाव बनाया जा रहा है, उस दबाव में बीजेपी आने को तैयार नहीं है। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आए 12 दिन हो गए, लेकिन महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। इन सब के बीच सीएम फेस और शपथ को लेकर हलचल तेज हो गई है। बीजेपी ने महाराष्ट्र में सरकार गठन के लिए बीजेपी ने पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। विजय रूपाणी, निर्मला सीतारमण को पर्यवेक्षक बनाया गया। कल शाम तक विजय रूपाणी मुंबई पहुंचेंगे और 4 दिसंबर की सुबह निर्मला सीतारमण भी मुंबई पहुंचेंगी। 4 दिसंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और उसी दौरान विधायक दल का नेता चुना जाएगा। महाराष्ट्र में पार्टी के नेता चुनने की जो प्रक्रिया है, वहाँ एज ए ऑब्जर्वर हम दोनों जा रहे हैं। हाईकमान जो कहेगी वहाँ के नेता चुनते हुए जाहिर डिक्लेयर करेंगे। 4 दिसंबर को महायुति के फेस का ऐलान हो सकता है और 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण। सरकार गठन की तैयारियों के बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे अजित पवार दिल्ली पहुंच गए हैं, तो एकनाथ शिंदे ने अपने विधायकों के साथ होने वाली बैठकें रद्द कर दी। बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत फिर से खराब हो गई है। इन सब उठापटक के बीच शिंदे पर सबसे बड़ा खुलासा केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने किया है। 2.5 साल का मुख्यमंत्री उनको मिला था, अभी मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर उनको शंका है, इसलिए थोड़ी तो नाराजगी उन्हें समझ सकते हैं। हालांकि शिवसेना के नेता संजय शिरसाट ने दावा किया उनकी ओर से कोई रुकावट नहीं है। पॉलिटिक्स में कुछ सस्पेंस होना जरूरी रहता है और वो सस्पेंस हमने रखा है। लड्डू एक के मुंह में ठोस रहते हैं, तो आइए आप भी आइए, ये आनंद में भी आप सहभागी हो जाइए। अब 4 दिसंबर का इंतजार है, देखना होगा कि पर्यवेक्षक किसे महायुति का फेस बनाते हैं। अभी एक और बड़ी खबर आ रही है। शाम 7 बजे तक एनसीपी के प्रमुख अजित पवार दिल्ली पहुंचेंगे। अजित पवार की दिल्ली में बीजेपी के नेताओं से मुलाकात हो सकती है। मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा के लिए 4 दिन में दूसरी बार अजित पवार दिल्ली आ रहे हैं। एक और बड़ा अपडेट आपको दे दें, बीजेपी की बैठक का समय और बैठक कहां होगी, इसकी जानकारी भी सामने आ गई है। 4 दिसंबर को सुबह 10 बजे से बीजेपी की बैठक होगी। महाराष्ट्र विधान भवन में बैठक होनी है। बीजेपी विधायक दल का नेता इसमें चुना जाएगा। दोनों पर्यवेक्षक इस बैठक में शामिल होंगे। वैभव परब मेरे साथ जुड़ गए मुंबई से, सीधे उन्हीं के पास मैं लिए चलता हूं आपको। वैभव, विधायक दल की जो बैठक होनी है उसको लेकर कुछ और अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए नतीजे 23 तारीख को लगे हैं और उसके बाद 4 तारीख को भाजपा की एक महत्वपूर्ण बैठक होगी जहां पे गुट नेता को चुना जाएगा। लेकिन इस समय पे इस पूरी दौरान शिंदे की नाराजगी इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक तरफ एकनाथ शिंदे नाराज है, दूसरी तरफ भाजपा की हाँ में हाँ मिला के अजित पवार चल रहे हैं। अजित पवार आज शाम को भी दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में भाजपा के बड़े नेताओं के साथ मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा कर रहे हैं। तो देखा जाए तो शिंदे जिस प्रकार से नाराज है होम मिनिस्ट्री को लेके, तो देखना यह होगा कि एकनाथ शिंदे क्या देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच मध्यस्थी करने जा रहे हैं, कोई सुलह करने जा रहे हैं। यह बड़ा फैसला होगा, क्योंकि अजित पवार जाने के बाद कोई बड़ा निर्णय दिल्ली से आ रहा है क्या, ये देखना दिलचस्प होगा। देखिए भाजपा की जो मीटिंग होगी तो मीटिंग के पहले ही तय हुआ होगा कि गुट नेता कौन चुना जाएगा, गुट नेता क्या होगा और विधायकों के मन में क्या बात है, ये पूरी तरह से जानकारी सामने आएगी 4 तारीख को। लेकिन जिस प्रकार से सत्ता समीकरण अड़ा हुआ है एकनाथ शिंदे की नाराजगी के ऊपर, क्या भाजपा गृह मंत्री पद देने के लिए तैयार है कि नहीं, इसके ऊपर आज अजित पवार कोई मैसेज लेके आते हैं, संदेशा लेकर आते हैं, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। क्योंकि एकनाथ शिंदे की नाराजगी दूर करने के बाद ही यह सत्ता समीकरण पूरी तरह से आसान हो जाएगा। अखिलेश, ठीक है, धन्यवाद वैभव परब इस जानकारी के लिए आपका। संसद में जारी हंगामा कल से थम सकता है, क्योंकि आज ओम बिरला की अध्यक्षता में एक बैठक हुई है जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आपसी सहमति बन गई है।
आखिरकार संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध थमता दिखाई दे रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी दलों के साथ आपसी सहमति बना ली है। अब कल से सदन में हंगामे की वो तस्वीर नहीं दिखेगी जो अब तक दिखती रही है। कल से सुचारू रूप से पार्लियामेंट चलेगा, ऐसा एग्री हुआ है और ऐसा ही चलेगा। कल से चर्चा शुरू होगी, ये अच्छी बात है, और संविधान पर चर्चा होगा 13-14 लोकसभा में और 16-17 राज्यसभा में। तय सहमति के हिसाब से पहले 13 और 14 दिसंबर को लोकसभा में संविधान के मुद्दे पर विशेष चर्चा होगी। इसके बाद 16 और 17 दिसंबर को राज्यसभा में चर्चा होगी। सत्ता पक्ष ने विपक्ष को भरोसा दिलाया है कि वो हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, बस शर्त यह है कि वो हंगामा न करे, काम करने में सहयोग करें। उधर आज सुबह इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, जिसमें गठबंधन के नेता शामिल हुए, लेकिन टीएमसी इस बैठक से दूर रही। अब सवाल बड़ा है, क्या टीएमसी ने खुद को इंडिया गठबंधन से दूर कर लिया है या वो कांग्रेस को अपनी ताकत दिखा रही है? सोमवार को मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में इंडिया गठबंधन के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों की बैठक हुई, जिसमें दोनों सदनों में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जानी थी। लेकिन इंडिया गठबंधन की रणनीति बनने से पहले ही उस वक्त फेल हो गई, जब टीएमसी इस बैठक में नहीं पहुंची। बातचीत होती रहती है, कुछ होगी कोई वजह के किसी बैठक में ना आए हूँ, पर टीएमसी इंडिया गठबंधन के सारे मुद्दों पर सब साथ। तस्वीरों में देख सकते हैं कि राहुल गांधी मौजूद है, कांग्रेस के दूसरे सांसद मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा दिख रहे हैं, समाजवादी पार्टी और दूसरे दलों के सांसद भी दिख रहे हैं, लेकिन टीएमसी नदारद है। तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि वो संसद में बेरोजगारी, महंगाई, मणिपुर जैसे मुद्दों पर चर्चा करना चाहती है, लेकिन वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सिर्फ अडानी मुद्दे पर ही संसद में हंगामा कर रही है। जब से शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है, सिर्फ और सिर्फ अडानी के मुद्दे पर हंगामा हुआ है। सोमवार को भी लोकसभा में 14 मिनट और राज्यसभा में 15 मिनट की कार्यवाही चल सकी। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। हाउस स्टेट्स अर्जेंट टू मीट एट 12 noon टुडे। ऐसे में इंडिया गठबंधन की बैठक से टीएमसी की दूरी कहीं न कहीं विपक्ष की रणनीति को कमजोर कर रही है, क्योंकि इससे पहले टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का चेहरा बनाने की बात कही थी, जिस पर कांग्रेस ने चुप्पी साध ली थी। एक लीडर का जरूरत है। कांग्रेस ने इतना दिन किया, नेतृत्व दिया, फेल कर गया। नरेंद्र मोदी का इधर से फाइट करने के लिए एक लीडर का जरूरत है। ममता बनर्जी 7 times मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, बहुत बार कैबिनेट मिनिस्टर हुआ, 3 बार चीफ मिनिस्टर हुआ। मांगे पूरी ना होने पर पश्चिमी यूपी के किसानों ने अब आंदोलन शुरू कर दिया है। सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए बड़ी संख्या में किसानों ने दिल्ली कूच कर दिया, लेकिन दिल्ली में दाखिल नहीं हो पाए। बड़ी संख्या में जब किसान दिल्ली की ओर बढ़े तो नोएडा डीएनडी जाम हो गया, हजारों गाड़ियां जाम में फंस गईं। ऐसा ही हाल दिल्ली के कालिंदी कुंज की ओर था। यूपी गेट हो या चिल्ला बॉर्डर, दिल्ली की हर एंट्री पर सब कुछ ठप। नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल के पास किसान कंटेनर पर चढ़कर प्रदर्शन करते नजर आए। आगे क्यों न जाने देंगे हम जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, हम पैदल जाएंगे, गाड़ियां छोड़ देंगे। हम बैरिकेडिंग की हुई है पुलिस की तरफ से आगे जाने के लिए। अरे जाएंगे, कौन रोकेगा, जाएंगे भैया। कहाँ तक जाएंगे? दिल्ली तक जाना है। आज हमें दिल्ली जाने से कोई नहीं रोक सकता। किसान गुस्से में थे, पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन किसान दलित प्रेरणा स्थल के पास बैरिकेडिंग तोड़कर दिल्ली की ओर चल पड़े। किसान अपनी मांगों को लेकर 4 दिन से यमुना प्राधिकरण कार्यालय के सामने धरने पर बैठे थे। आरोप ये उनकी मांगों को अनसुना कर दिया गया, जिसके बाद ट्रैक्टर में सवार होकर दिल्ली की ओर बढ़ गए। यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा फोर्स सीएपीएफ की भी लगा रखी है, लोकल पुलिस का मोबिलाइजेशन है। करीब 1 कंपनी से ऊपर हमारी यहाँ फोर्स डिप्लॉय है प्रिकॉशनरी पर्पज के लिए। बैरिकेड वगैरह हमने स्टैंड बाय रखे हुए हैं। किसान चाहते हैं कि गौतम बुद्ध नगर में जमीन अधिग्रहण पर पूरे राज्य की तरह 4 गुना मुआवजा दिया जाए। पिछले 10 सालों में जो सर्किल रेट नहीं बढ़ा, उसे भी बढ़ाया जाए।
इसके साथ ही किसान विकसित भूखंड का 10% मांग रहे हैं। 10% विकसित प्लॉट का 4 गुना मुआवजा चाहिए। विस्थापन गांवों की नीतियों में बदलाव होना चाहिए। किसानों की मांगों पर एबीपी न्यूज से कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा, जब विजन ही कुछ और हो और राजनीति गुमराह करने की कोशिश करता है, पर मैं अन्नदाता किसान भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा, आप कोई तकलीफ है आप आइए बताइए, बैठ के हर चीज का संवाद होगा। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही उनकी डिमांड पूरी नहीं की गई तो आंदोलन और तेज होगा। हरियाणा के किसान भी साथ आ सकते हैं। और अब आपको दिखाते हैं कि संभल हिंसा पर सियासत कैसे लगातार जारी है। आज कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल के संभल जाने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने उसे लखनऊ में ही रोक दिया। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल संभल हिंसा के पीड़ितों से मिलने के लिए निकला था, लेकिन पुलिस ने उसे संभल पहुंचने से पहले ही रोक दिया और कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा को हाउस अरेस्ट कर लिया। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए वहाँ पे 163 का हवाला देकर के हमें लखनऊ से वहाँ तक नहीं जाने दिया जा रहा है। 163 संभल में लागू है, लखनऊ में नहीं है। तो पूरी तरह से गुंडागर्दी है सरकार। कांग्रेस ने अजय राय के नेतृत्व में ये प्रतिनिधि मंडल नियुक्त किया था, जिसका मकसद किसी भी कीमत पर संभल तक पहुँचने का था, लेकिन प्रशासन पहले ही अलर्ट था। ये नोटिस इशू कर रहे हैं और हम गांधीवादी तरीके से जाने का प्रयास करेंगे, उससे पीछे नहीं हटेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस से पहले समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन ने भी संभल जाने की कोशिश की थी, लेकिन प्रशासन ने उसे भी एंट्री नहीं दी। कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दल केवल वोटों की फसल काटने के लिए, मामले की राजनीतिकरण करने के लिए तरह तरह के असफल प्रयास कर रहे हैं। संभल में 24 नवंबर को सर्वे के दौरान हिंसा भड़की थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। तब से वहां का माहौल तनावपूर्ण है। ऐसे में पुलिस प्रशासन नहीं चाहता कि नेता संभल जाएं और माहौल और गर्माए। दक्षिण भारत में फेंगल नाम का तूफान थम गया है, लेकिन तूफान के दौरान हुई बारिश ने तमिलनाडु के कई जिलों में तबाही मचा दी। तूफान फेंगल से तमिलनाडु में कितना नुकसान हुआ है, उसकी 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर में भारी बारिश की वजह से आए सैलाब में बड़ी बड़ी गाड़ियां बह गईं। दूसरी तस्वीर में देखिए कैसे लैंडस्लाइड से घरों में मलबा भर गया है। पानी में बहती गाड़ियों की तस्वीर तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले की है, जहां फेंगल ने उथंगराई तालुक में सबसे ज्यादा नुकसान किया। कई ट्रक और बसें पानी के प्रहार से या तो पलट गईं या फिर सड़क से नीचे चली गईं। तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में फेंगल की वजह से लैंडस्लाइड में कई घर तबाह हो गए। एक घर में 7 लोग घंटों तक फंसे रहे। अन्नामलाई यार पहाड़ी के नीचे बने घरों के लिए फेंगल कहर बनकर टूटा था। बाद में एनडीआरएफ की टीम ने लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। बंगाल की खाड़ी से उठे फेंगल तूफान ने तमिलनाडु और पुडुचेरी में भयंकर तबाही मचाई है। फेंगल तूफान की वजह से कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात हैं। कांचीपुरम जिले का डैम ओवरफ्लो हो गया है। फेंगल तूफान अब तक 3 लोगों की जान ले चुका है। हालांकि अब इसका असर खत्म हो रहा है और पश्चिम की तरफ बढ़ गया है, लेकिन अपने पीछे ये तूफान भारी तबाही छोड़ गया है। और अब बात उस शाही शादी की जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ₹11 लाख पढ़ाने वाली को भैया, ये 11 लाख ड्यूटी चुराई। दूल्हे को 2.5 करोड़ का दहेज, 2,56,00,000 है। साली को जूता चुराई में 11 लाख का ने। ये 11 लाख ड्यूटी चुराई। काजी को निकाह पढ़ाने के लिए 11 लाख। 11 लाख रुपए पढ़ाने वाली को। ये मोटे मोटे बैग जो आप देख रहे हैं सारे नोटों से भरे हैं, जिसे देखकर किसी की भी आंखें फटी रह जाएंगी। ये मेरठ की उस शाही शादी का वीडियो है जिसमें दूल्हे को 2,56,00,000 रुपए का दहेज मिला। 2,56,00,000 है। मैं गाड़ी के 75 इसमें गाड़ी के हैं, जैसे मेरठ से वैसे ही है। और जूता चुराई के लिए अंधा पैसा दिया गया, बल्कि जिस काजी ने निकाह पढ़वाया उसे भी माला माल कर दिया गया। वायरल वीडियो मेरठ का बताया जा रहा है।
ये शाही शादी मेरठ बाईपास रोड पर स्थित एक महंगे रिसोर्ट में हुई थी और बारात गाजियाबाद से आई थी। इस शादी में पैसों की इतनी बारिश हुई कि अच्छे अच्छे शेख भी शर्मा जाएं। हालांकि इस वीडियो की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, ना ही कोई आधिकारिक बयान सामने आया है, लेकिन 3 मिनट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। और अब अगली खबर, देश में पहली बुलेट ट्रेन कब चलेगी, कितना काम हुआ है, ट्रैक कैसे तैयार हो रहे हैं, इन तमाम सवालों का जवाब हर हिंदुस्तानी जानना चाहता है। तो चलिए लगभग तैयार हो चुके पहले स्टेशन से रविकांत की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए इन सवालों का जवाब समझते हैं। देश में आने वाली बुलेट ट्रेन के अब तक के कार्यों के निरीक्षण पर हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। इस समय हम एक स्पेशल इंस्पेक्शन कार में हैं। बुलेट ट्रेन का काम कितनी तेजी से चल रहा है उसकी 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर बुलेट ट्रेन के लिए लगभग तैयार आनंद स्टेशन की है और दूसरी तस्वीर ट्रैक स्लैब के निर्माण कार्य की है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं आनंद का बुलेट ट्रेन स्टेशन। बुलेट ट्रेन स्टेशन बन करके लगभग तैयार है, सिर्फ फिनिशिंग का काम बाकी है। सिविल वर्क इसमें पूरा हो चुका है और यहाँ पर आप देखिए जो ऊंचाई है, सबसे टॉप पर बुलेट ट्रेन चलेगी। बाकी के जो काम हैं वो नीचे होंगे। ये स्टेशन बहुत भव्य बनाया जा रहा है। चौड़ी चौड़ी ये सीढ़ियां आपको प्लेटफॉर्म तक पहुंचाएंगी। आप जब ग्राउंड फ्लोर पर आएंगे और ऊपर की ओर प्लेटफॉर्म की ओर जाएंगे तो आपको ऐसा लुक दिखाई देगा, यानी बीच में ये चौड़ी सीढ़ी दिखाई देगी और उसके दोनों ओर ये एस्केलेटर दिखाई देंगे। इन सीढ़ियों से होकर जब आप फर्स्ट फ्लोर पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बुलेट ट्रेन के स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए क्या क्या किया जा रहा है। ये इतना बड़ा जो कॉन्कोर्स है आपको देखने को मिल रहा है। ये जो कॉन्कोर्स है इसका आधा हिस्सा पेड होगा और आधा अनपेड होगा, यानी आधे हिस्से में शुल्क नहीं लगेगा और कोई भी यहाँ पर बैठ सकेगा। आप प्लेटफॉर्म तक लिफ्ट या सीढ़ियों से होकर जा सकते हैं। दिव्यांग लोगों के लिए भी यहाँ सुविधाएं तैयार की जा रही हैं। बुलेट ट्रेन ट्रैक के लिए स्लैब गुजरात में ही बनाए जा रहे हैं। जो आप देख रहे हैं सांचे, इसमें ट्रैक स्लैब के लिए सरिया डाली गई है और इसके बाद इसमें सीमेंट और जो ज़रूरी सामग्री है उसमें मिला करके डाला जाएगा और फिर इस तरीके के ट्रैक स्लैब बनेंगे। ट्रैक बेड और स्लैब के निर्माण कार्य को देखने रेल मंत्री भी पहुंचे थे। उन्होंने न सिर्फ कंस्ट्रक्शन कार्य देखा बल्कि वहां के अधिकारियों से निर्माण कार्य का अपडेट भी लिया। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव यहाँ पर इस समय जो निर्माण कार्य है उसका निरीक्षण कर रहे हैं। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के इंस्पेक्शन के दौरान रेल मंत्री ने अपनी स्पेशल इंस्पेक्शन रेल कार में एबीपी न्यूज को बताया कि अभी तक कितना काम पूरा हो चुका है। कहाँ पर हम खड़े हैं अभी बुलेट ट्रेन के मामले में? बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। 300 किलोमीटर से अधिक पियर्स बन चुके हैं। गर्डर्स 200 किलोमीटर के आसपास के वायडक्ट के गर्डर्स लग चुके हैं। ट्रैक का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। OHE जो ऊपर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम होगा उसका चल रहा है। टनल्स बन रही हैं। रेल मंत्री ने बताया कि बुलेट ट्रेन के ट्रैक को काफी सुरक्षित बनाया जा रहा है। जहां जहां जमीन पर चलेगी वहां पर मजबूत फेंसिंग होगी। हम लोग ट्रैक पर इस समय चल रहे हैं, यहाँ भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी फेंसिंग हो रखी है। फेंसिंग हो रखी है, कवच लगा है इस पे। इसके साथ ही साथ कई जगह जो कर्व्स थे उन कर्व्स को स्ट्रेट किया गया है। आप देखो साइड में फेंसिंग कई जगह आपको दिखाई देगी, वहाँ पे इधर भी अभी काफ़ी झाड़ियाँ भी दिख रही है लगातार। तो इसके कारण जानवरों का आना, कैटल का आना बहुत कम हुआ। फिर आप RFID के टैग्स भी देखोगे। आप देखो अभी ट्रैक के अगर ऊपर देखोगे तो आपको बीच बीच में RFID के टैग्स नजर आएंगे। ये कवच के टैग्स हैं। ये देखो कवच का टैग गया। बुलेट ट्रेन कब चलेगी, इस सवाल के जवाब में रेल मंत्री ने कोई तारीख तो नहीं बताई, लेकिन एक बड़ी बात कही, आने वाले दिनों में भारत बुलेट ट्रेन बनाने में सक्षम हो जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये विजन था कि वंदे भारत अपनी सेमी हाई स्पीड है, इससे जो अनुभव आएगा
इसी प्लेटफॉर्म को आगे ले जाके हम हाई स्पीड ट्रेन, बुलेट ट्रेन बना सकते हैं। तो उसी विजन के साथ काम अच्छा चल रहा है। एक बहुत बड़ी खबर आप दे रहे हैं देश को कि बुलेट ट्रेन हम खुद बनाने की सोच रहे हैं। हाँ बिल्कुल। जिस तेजी से काम हो रहा है उसे देखते हुए लगता है कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई अहमदाबाद के बीच जल्द ही दौड़ेगी। साबरमती रिपोर्ट की विशेष स्क्रीनिंग खत्म हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने, अमित शाह ने और राजनाथ सिंह ने साथ की फिल्म देखी। फिल्म के कलाकारों से भी मिले हैं प्रधानमंत्री मोदी। इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग करवाई गई थी और ये फिल्म प्रधानमंत्री मोदी ने खुद देखी है। उनके साथ अमित शाह भी मौजूद थे, राजनाथ सिंह भी थे। फिल्म के कलाकारों से भी इस मौके पर प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।